सड़कें हैं, राब्ते हैं, शाहराएं हैं बंद कर दिए, इंटरनेट बंद कर दिया, मोबाइल नेटवर्क अक्सर जगहों पे बंद कर दिए। हुक्म देती हैं कि इमरान खान की बहनों की मुलाकात करवाई जाए। आपके हुक्म की तजलील हो रही है, आपके हुक्म को जूते मारे जा रहे हैं भिगो भिगो कर। ये हुक्म जारी किया कि मैं आपको दोपहर 2 बजे का वक्त दे रहा हूँ। ये मुबारक हुसैन पटेल और उर्फ कुलभूषण यादव ये कौन था? ये शर्म का मकाम है मेरा ख्याल है। आप देखें कि जो तहरीक इंसाफ इमरान खान को निकालने के लिए कोशिश कर रही थी बाहर, जिसने अक्टूबर 2024 में एक बड़ा भरपूर एहतजाज किया, लॉन्ग मार्च किया, फिर नवंबर 2024 में फ़ाइनल कॉल के नाम से एक भरपूर एहतजाज और लॉन्ग मार्च किया। ये एक अलहदा बात है कि उसमें कामयाबी उनको हो सकी या नहीं, लेकिन आप देखें कि उन्होंने इतना भरपूर एहतजाज था कि रियासत को अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आकर खड़ा होना पड़ा ताकि हम इस एहतजाज को नाकाम कर सकें। पूरे पाकिस्तान को सील कर दिया गया था। बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, तमाम बैनुल सूबाई जो सड़कें हैं, राब्ते हैं, शाहराएं हैं बंद कर दिए, इंटरनेट बंद कर दिया, मोबाइल नेटवर्क अक्सर जगहों पे बंद कर दिए। तो जो तहरीक इंसाफ ये कोशिश कर रही थी 2 साल से कि हम किसी तरह इमरान खान को बाहर निकलवा सकें, आज वो तहरीक इंसाफ इस जगह पर लाकर खड़ी कर दी गई है कि वो ये कोशिश कर रही है कि यार हमारी मुलाकात ही करवा दो। जिन्होंने इमरान खान को बाहर निकलवाना था, इतना बड़ा हदफ था, उनको रियासत ने अपनी मनसूबाबंदी के ज़रिए से और अपनी, मैं समझूंगा कि गैर आइनी और फस्ताई हथकंडों के ज़रिए से उनको उस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज वो सिर्फ़ और सिर्फ जो इमरान खान की रिहाई चाहते थे, आज वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान से मुलाकात की भीख मांगने पर मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि अदालतें 26वीं तरमीम के बाद जो निज़ाम इस मुल्क में खड़ा किया गया है, उस निज़ाम ने जो रियासत की पुश्त पर खड़ा है निज़ाम, जो निज़ाम इस 3 साला जो फस्ताई दौर है उसकी पुश्त पर खड़ा है और दरख्वास्तें दी जा रही हैं। यही हाई कोर्ट्स जो हुक्म देती हैं कि इमरान खान की बहनों की मुलाकात करवाई जाए, जिस हाई कोर्ट ने कहा कि एक मैकेनिज़्म बना कर लेकर आएँ कि कैसे मुलाकात होगी, वो मैकेनिज़्म तय पाया जेल इंतज़ामिया और तहरीक इंसाफ के दरमियान। सलमान अकरम राजा को एक तरह से फोकल पर्सन बनाया गया कि जो लिस्ट सलमान अकरम राजा अपने दस्तखत के साथ देंगे जेल इंतज़ामिया को, उसके मुताबिक मुलाकात करवाई जाएगी। ये अदालत का हुक्म था, उसके मुताबिक लिस्ट जाती है, बार बार लिस्ट जाती है, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और यहाँ से उठा लेते हैं, वो गिरफ़्तार कर लेते हैं उमर अयूब को, साहिबजादा हामिद रज़ा को, इमरान खान की बहनों को, इमरान खान के भांजे को, और इनको यहाँ से जाके इस्लामाबाद से दूर बाहर जाके फेंक आते हैं चक्री के पास। ये 2 दफ़ा इस तरह से हुआ है। फिर उनके ऊपर कंटेम्प्ट की पटिशनें आती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे कि भाई ये आपका हुक्म था यार, ये आपने हुक्म जारी किया था कि मुलाकात करवाओ, आपके हुक्म की तजलील हो रही है, आपके हुक्म को जूते मारे जा रहे हैं भिगो भिगो कर, आपके हुक्म की तौहीन हो रही है। कम से कम अपने हुक्म के लिए तो अदालतें गैरत खाएं, हिम्मत करें, जोश उनमें आना चाहिए। छोड़ दें इमरान खान का कुछ दर्द अगर आपको हो, छोड़ दें इंसानी हुकूक या आइन या कानून का किसी को आपको पास या लिहाज हो, क्योंकि ये तो आइनी कानूनी हक है मुलजिम का, उसकी मुलजिम का भी और उसकी फैमिली का भी कि वो मुलाकात कर सके। अगर आपको उसकी परवाह नहीं है तो कम से कम अपने हुक्म का तो यार लिहाज रख लो। इसके बावजूद आप देखें कि कंटेम्प्ट की पटिशनें तक नहीं लग रही हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो, जब ये जो मैन्युफैक्चर्ड किस्म का निज़ाम इंसाफ खड़ा किया गया 26 नवंबर 26वीं तरमीम के बाद, उससे पहले यही पटिशनें लगती थी बाबर सत्तार के पास, जस्टिस सरदार एजाज इसाक के पास, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के पास। जब उनके पास जाती थी, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब के पास, तो ये काम नहीं होता था। सरदार एजाज इसाक खान ने 2 दफ़ा ये हुक्म जारी किया कि मैं आपको दोपहर 2 बजे का वक्त दे रहा हूँ, इमरान खान को आप यहाँ पेश करें। ये जस्टिस सरफराज डोगर तो ये हुक्म देने की जुर्रत नहीं कर सके, ये राजा इनाम अमीन मिन्हास तो ये हुक्म देने की जुर्रत नहीं कर सके। इसीलिए तो ये 2 फाजिल जज लाए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ताकि वो जो हुक्म आता था सरदार एजाज इसाक खान का, वो हुक्म रोका जाए। 2 दफ़ा हुक्म दिया उन्होंने मुख्तलिफ पटिशन्स पे कि इनको इमरान खान को लेकर आओ, 2 बजे का वक्त दे रहा हूँ, अगर इमरान खान को नहीं लेकर आओगे तो इमरान खान की ऑनलाइन पे यहाँ पे कोर्ट में हाजिरी को मुमकिन बनाओ। IG इस्लामाबाद को हुक्म दे दिया कि सिक्योरिटी के इंतजाम करो।
वो तो खैर उन्होंने नहीं करना था, ना लाना था, ना उनको लाया जाना था, वो हमें पता था। और बाद में रियासत बहाना कर दी थी कि जी अब तो ऑनलाइन भी मीटिंग नहीं हो सकती, जो कि अडयाला का नेट ही डाउन है। यहाँ हम इसलिए नहीं ला सकते कि सिक्योरिटी है, अडयाला का इंटरनेट ख़राब हो गया है। बहरहाल जुर्रत तो करता था ना जज, हिम्मत तो दिखाता था। आज राजा इनाम अमीन मिन्हास और सरफराज डोगर जो कर रहे हैं इंसाफ और अदल के साथ, वो सारी कौम देख रही है। ये शर्म का मकाम है मेरा ख्याल है कि जिस तरह से लोगों को मायूसी हो रही है पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के साथ। बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं हम। देखें, इदारे दिहाइयों में जाके, सदियों में जाके बनते हैं। इदारे कोई मोम की तरह नहीं होते हैं, डो नहीं होती इदारे, या वो गुंदी हुई मट्टी नहीं होती कि जिससे कोई कुम्हार बर्तन बनाता है फेरे पर फेर के। ये कई दहाइयों में इदारे बनते हैं। आप इदारे तबाह कर चुके हैं यार, इमरान खान की नफरत में और बुग़्ज़ में। बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं आप, नहीं कामयाब हो पाएंगे आप इस तरह से कतन भी। नदीम अफजल चंद इससे पहले भी ये बात कर चुके हैं, निगरान दौर में भी उन्होंने बात की। उन्होंने गंदम स्कैंडल भी हाईलाइट किया था पिछले साल, जैसे अभी गंदम स्कैंडल हाईलाइट हुआ है, पिछले साल भी उन्होंने किया। उन्होंने निगरान हुकूमत की बात भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बेबस हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं मजबूर हूँ। क्योंकि निगरान हुकूमत तो इस्टेब्लिशमेंट और रियासत की बनाई हुई निगरान हुकूमत थी ना। अनवार काकड़ पर हाथ डालने का मतलब यह है कि आप रियासत के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े होने जा रहे हैं। अनवार काकड़ और उनकी काबीना, ये तो इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद और उनकी सरपरस्ती और उनकी रजामंदी से ये निज़ाम कायम हुआ था। इसमें कोई शहबाज शरीफ ने बनाना था ये क्या शहबाज शरीफ यानी लीडर ऑफ द हाउस, ये उनकी मर्ज़ी से क्या अनवार काकड़ ने बनना था? तो उस दौरान अगर कुछ ऐसा हुआ है, और अभी आपने देखा कि अनवार काकड़ ने मरीम नवाज़ से मुलाकात की है लाहौर में अचानक ही। अब वो किस मिशन पे हैं, क्यों गए हैं, ये मानी खेज़ मुलाकात हो सकती है। क्या उनको कोई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, क्या होना जा रहा है आगे सियासत में, उनके हवाले से। तो नदीम अफजल जान आप तो पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की बिलाशुबा 3 बड़ी सियासी जमातों में से एक, और मुल्कगीर वफाकी जमात। सिर्फ 3 जमातें हैं जो पाकिस्तान की वफाकी जमातें हैं सही मानों में, बड़ी। वैसे तो जमात इस्लामी भी ख़ुद को नहीं वो करती कि हम कोई किसी एक इलाके की जमात है, वो भी वफाकी जमात है, लेकिन 3 बड़ी जमातें, तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरी इत्तलात अगर इतनी बेबसी का इजहार करें कि वो जानता भी हो कि 1700 अरब रुपए, 1700 अरब रुपए यानी शीरे मादर की तरह इस मुल्क को लूटा गया, 1700 अरब रुपए उनमें गबन हुआ है, या वो लूट मार हुई है, करप्शन है, जो भी हुआ है, और पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी जमात का सेक्रेटरी इत्तलात इतना बेबस हो जाए अगर, तो तुफ नहीं है क्या फिर ऐसे निज़ाम के ऊपर? तुफ नहीं है फिर जिसको हम ये जमहूरियत का लिबादा ओढ़ के हमने रखा हुआ है कि जो ये जमहूरियत है इस मुल्क में, कि तीसरी बड़ी जमात का सेक्रेटरी इत्तलात ये कह रहा है कि मेरे इल्म में है कि 1700 अरब की करप्शन हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई, लेकिन मैं बता नहीं सकता। आज पीपल्स पार्टी की हालत ये है कि नेहरू के मसले पर आप देख लें, आसिफ अली जरदारी साहब, खुद इरफान सदीकी ने कहा कि जी ये हमारे पास मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, जिसमें प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी उस मीटिंग में शामिल थे जहां ये नेहरू का मसला उनके सामने रखा गया। उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। जब सिंध की कौम परस्त जमातों ने इस मसले को उठाया, ऑपोजिशन जमातों ने उठाया, पीपल्स पार्टी के अंदर जोश और गैरत जागी कि जी ये तो नहरें हमारी हैं, ऐसी की तैसी, हम क्यों नहरें देंगे, दरिया सिंध का पानी हमारा है और ये सारा हमारी ज़मीनें बंजर करना चाहते हैं। आज सिंध के अंदर एहतजाज हो रहा है पिछले 5-6 दिन से, वकला, कौम परस्त जमातें, अब डॉक्टर्स भी शामिल हो रहे हैं उस एहतजाज में, सिंध के डॉक्टर्स। ये होता है शऊर मुआशरे में, मुख्तलिफ तबकात, और रास्ते बंद हुए हैं पंजाब और सिंध के दरमियान। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ एहतजाज कर रही है, सिंध के लोग पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी वो कहते हैं कि ये इन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। ये शामिल थे उस सारे प्लान के अंदर। अगर ये प्लान खामोशी से वारदात हो जाती, जैसे माइंस एंड मिनरल्स वाला बिल खामोशी से हर जगह से पास हो रहा था, केपी से भी पास हो गया, बाद में जब लोग उठे और केपी के अवाम भी और सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ, तो फिर वो रोकना पड़ गया।
तो अगर ये खामोशी से वारदात हो जाती नेहरू की तो पीपल्स पार्टी को शायद एतराज़ ना होता। ये सिंध की कौम पर जमातें, वहाँ की अपोजिशन ये बात कर रही। तो पीपल्स पार्टी ने तो देखें अपनी सियासत आज इस नैच पे लाकर खड़ी कर दी है कि वो ना माइंस एंड मिनरल्स पर एहतजाज कर सकते हैं, ना वो पीका कानून पर एहतजाज कर सकते हैं, ना वो 26वीं तरमीम का रास्ता रोक सकते हैं, ना वो 1 साल तक इंतखाबात मुलतवी हुए, ना वो उस पर आवाज़ उठा सके, रोक सके उसको कि ये क्या हो रहा है, ना वो नेहरू के मामले के ऊपर इसको जैसे ही ये मामला उठा था उसी वक्त, मामला आज की बात तो नहीं ना, जो कई महीनों पुराना मसला चल रहा था, तो ना इन्होंने वहाँ पे कोई आवाज़, SIFC और ये ग्रीन इनिशिएटिव, ये सब तो पता था पीपल्स पार्टी को कि पहले क्या हो रहा है। ये तो अभी इन्होंने 2-3 हफ्ते पहले शोर मचाना शुरू किया, और आज आप देख लें कि अब उस पार्टी का सेक्रेटरी तलात कह रहा है कि जी 1700 अरब की करप्शन हुई है, लेकिन मैं बता नहीं सकता। तो ये अब अफसोस है पीपल्स पार्टी के लिए कि आसिफ अली जरदारी साहब और उनके बेटे दोनों की इक़्तिदार की सियासत ने आज पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात को कहाँ ना खड़ा किया। देखिए, ये एक रविश है इंडिया की कि जब भी उनके यहाँ कोई वाक़या होता है, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों मुल्क एक दूसरे के कोई दोस्त तो नहीं हैं, दोनों मुल्क एक दूसरे के दुश्मन ही शुमार किए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब भी इंडिया में कोई वाक़या होता है दहशतगर्दी का बड़ा, तो उस वाक़े के चंद घंटों के नहीं बल्कि चंद मिनटों के अंदर, यानी वाक़े के होने के कोई 20-40 मिनट के अंदर अंदर इंडियन मीडिया के ऊपर और इंडियन सोशल मीडिया के ऊपर उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। अभी एक वाक़या हुआ है, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, उसका कोई केस कहीं दर्ज होगा, कोई सबूत शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे, कोई गवाह आएगा। चलें, आप कोई 8-10 घंटे तो कम अज़ कम लें ये फ़ैसला करने में कि हाँ, इस वाक़े के पीछे पाकिस्तान या पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान की एजेंसियाँ मौजूद होंगी या पाकिस्तान से बैठ के कोई ये काम कर रहा होगा। ये आपको कैसे पता चल जाता है? अगर आप इतने काबिल लोग हैं, इतने चालाक लोग हैं, इतने होनहार और ज़हीन लोग हैं, इतने बासलाहियत लोग हैं कि आप वाक़े होने के 15 मिनट के बाद आपको पता चल जाता है कि ये वाक़या पाकिस्तान ने करवाया है, तो वाक़े होने से 15 मिनट पहले क्यों नहीं पता चलता आपको कि ये वाक़या होने जा रहा है? जिस बंदे में इतनी काबिलियत है कि वो 15 मिनट बाद ये जान सकता है, तो उसमें इतनी काबिलियत भी तो होगी कि वो वाक़े से 15 मिनट पहले भी जान लिया करे। वाक़े होने के घंटों के बाद आप कहें कि समझ में आता है कि यार हाँ, आपको कोई सबूत शवाहिद ऐसे कोई तफसीलात आ गई आपके सामने। 2000 में जब बिल क्लिंटन, अभी चूंकि JD वैंस जो नायब अमरीकी सदर हैं वो भारत के दौरे पर हैं, उनकी वजह से ये वाक़या ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। वैसे तो कोई पाकिस्तानी, मैं नहीं समझता कोई पाकिस्तानी कौम, वो हम तो खुद सफ़र किया हुआ है दहशतगर्दी, और हमारी होने वाली दहशतगर्दी का इल्ज़ाम तो हम खुद भारत पर लगाते हैं, बलूचिस्तान से लेके और पूरे पाकिस्तान तक। हम तो खुद कहते हैं कि हम उनके विक्टिम हैं। ये मुबारक हुसैन पटेल और उर्फ कुलभूषण यादव, ये कौन था? सर्विंग नेवी का ऑफिसर, सर्विंग इंडियन नेवी का ऑफिसर हमने पकड़ा हुआ है। तो हम तो आपके विक्टिम हैं, लेकिन हम उस तरह से गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स नहीं देते जिस तरह ये देते हैं। सन 2000 में जब बिल क्लिंटन अमरीकी सदर थे तो उन्होंने दौरा किया, वो पाकिस्तान भी आए और वो इंडिया भी गए। जब वो इंडिया गए तो वहाँ पे इसी तरह से कुछ सिखों को कत्ल कर दिया गया और उसका इल्ज़ाम इन्होंने पाकिस्तान पर लगा दिया। उसके कई बरस बाद एक इंडियन आर्मी जनरल KS गिल, उनका वीडियो इंटरव्यू है जिसमें वो कहते हैं कि ये वाक़या BJP ने करवाया था। इंडियन आर्मी का 2 स्टार या 3 स्टार जनरल KS गिल कहता है कि वो जो वाक़या क्लिंटन के दौर में हुआ था वो BJP ने करवाया था, और इसलिए करवाया था ताकि BJP बिल क्लिंटन जो उस वक्त इंडिया में मौजूद है उस पर ये दबाव डाल सके या उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भड़का सके और ये कहे कि जिस तरह तुम पाकिस्तान की मदद कर रहे हो या पाकिस्तान को तुम वेपन्स या असलहा देते हो, उसी तरह से तुम इंडिया को भी दो। ये उनकी स्टेटमेंट है। तो इससे पहले बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जो इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। ये पाकिस्तान में बालाकोट में कहा, वो हमारे शहीद अरशद शरीफ, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे, वो सबसे पहले वहाँ पहुँचे। उन्होंने वो सारा दिखाया कि जी कहाँ है यहाँ पे, कौन सी लश्कर तैयबा है, कौन सी जमात उद दावा है, कौन सा कहते हैं मदरसे पे हमने बमबारी की थी। वहाँ कुछ दरख्त थे जंगल में, उन दरख्तों को पर वो आके इनके स्प्रिंटर्स गिरे वहाँ पे और वो कुछ चंद कव्वे वहाँ मरे हुए थे। तो इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इतना तूफ़ान खड़ा कर दिया और फिर पाकिस्तान को, पुलवामा के बाद फिर पाकिस्तान को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट करना पड़ा।
ये बड़ा अलबिया है, बदकिस्मती है कि अगर दहशतगर्दी इंडिया में हो या दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो, हमें उनकी दहशतगर्दी को कंडेम करना चाहिए, उन्हें हमारी दहशतगर्दी को कंडेम करना चाहिए, ना कि वो गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट्स दें। अगर उनके पास कोई सबूत शवाहिद मौजूद हैं, उसके बेशुमार चैनल्स हैं, आप टीवी अपने मीडिया पर ला सकते हैं, आप डिप्लोमेटिक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लाएं। पाकिस्तान की हुकूमत की ज़िम्मेदारी होगी कि अगर हाँ हमारी तरफ से ऐसा कुछ हुआ है तो हम उस पर तहकीकात करने के पाबंद हैं और हमें तहकीकात करनी चाहिए। अभी BBC ने रिपोर्ट किया है कि इंडिया ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि TRF एक द रेजिस्टेंस फ्रंट है, कोई लश्कर तैयबा का कोई ज़ेली शाख है, उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। अगर कुछ ऐसा है तो लाएं हुकूमत पाकिस्तान के सामने, हम यहाँ बैठे हैं, हम अपनी हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि हाँ ऐसा कोई वाक़या हमारी सरज़मीन से क्यों हुआ है।